हेलो गाइस, इट्स मी स्वाति। आप सभी का स्वागत है ऑप्ट्यूजस पे। आज हम एमसीक्यूज देख रहे हैं इन्फ्लेशन का, जिसमें हम पार्ट 1 में 10 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। अब हम आगे के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ये वीडियो बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे आप एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल या फिर आप किसी भी स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे तो ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एमए इकोनॉमिक्स के लिए अपीयर होने वाले हैं नेक्स्ट ईयर तो उसके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। कहीं ना कहीं से इसमें एक दो क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ऑप्ट्यूजस को। तो हम आगे वीडियो को प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपका, द रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी बेस्ट बी एक्सप्रेस्ड एज। जो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहला आपका ऑप्शन है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस रियल रेट। जो आपका नॉमिनल होता है उसमें से अगर माइनस कर देंगे रियल रेट को तो आपका वो होगा, पहला ऑप्शन है। दूसरा है इन्फ्लेशन रेट माइनस नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। और थर्ड ऑप्शन है आपका नॉमिनल इंटरेस्ट रेट एंड माइनस इन्फ्लेशन रेट। और आपका लास्ट ऑप्शन है इन्फ्लेशन रेट माइनस रियल इंटरेस्ट रेट। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट है। और इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यू बाइंग अ पावर वेंट डाउन बाई 1% बिकॉज 14% माइनस 13% माइनस 1। यानी आपका जो नॉमिनल इंटरेस्ट था वो कितना था, 14 था, और जो आपका इन्फ्लेशन रेट था वो क्या था, 13 था। तो उसको हमने जब माइनस किया तो -1 यानी 1 आपका आंसर आया। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। यानी नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में से अगर हम इन्फ्लेशन रेट को माइनस कर देंगे तो हमारा रियल इंटरेस्ट रेट आ जाएगा। तो आप ये चीज़ याद कर लीजिए। यानी नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में से हम अगर इन्फ्लेशन रेट को माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, आपका रियल इंटरेस्ट रेट आ जाता है। हम आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। If the annual inflation rate is 5% per year, the nominal interest rate is 6%, the real interest is। यानी आपका एनुअल इन्फ्लेशन रेट 5% है और आपका जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है वो 6% है। तो यानी आपका रियल इंटरेस्ट रेट क्या होगा। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि क्या था, नॉमिनल इंटरेस्ट और नेक्स्ट क्या था, माइनस इन्फ्लेशन रेट। यानी हम नॉमिनल इंटरेस्ट में से आपके इन्फ्लेशन को माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। तो हम यानी किस में से माइनस कर देंगे, 6 में से 5 को माइनस कर देंगे, क्योंकि 5 आपका क्या है, इन्फ्लेशन रेट है और 6 आपका क्या है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 1%। यानी 6 - 5 इक्वल्स टू 1%। ये आपका हो जाएगा इन रियल इंटरेस्ट रेट। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इफ अ 6% इज अ बोरो मनी बट यू रिपे द लोन इन डॉलर that have decreased in the value by 5%, the true cost to you for a loan is only 1%। हमने ये जान लिया कि यानी 6% में से हम क्या माइनस कर देंगे, 5 को माइनस कर देंगे, क्योंकि आपका एनुअल इंटरेस्ट रेट 5% था और आपका नॉमिनल इंटरेस्ट रेट 6% था। तो ये हमारा आ गया 1% पर ईयर। ठीक है, अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बेस्ट डिफाइन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को कैसे बेस्ट डिफाइन किया गया है, ये ऑप्शंस में देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपका डॉलर अमाउंट पेड टू लेंडर टू फॉरगो कंजप्शन। दूसरा आपका है पेमेंट एब्सटिनेंस। और थर्ड वन इज डॉलर अमाउंट पेड बाय द बारोवर्स टू लेंडर्स टू फॉरगो प्रेजेंट कंजप्शन। और डी आपका ऑप्शन है डॉलर अमाउंट पेड बाय लेंडर टू बोरोवर टू फॉरगो प्रेजेंट कंजप्शन। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट होगा। यानी डॉलर अमाउंट पेड बाय बोरोवर टू लेंडर टू फॉरगो प्रेजेंट कंजप्शन। यानी जो डॉलर अमाउंट है वो पेड किया जाता है, जो बोरो किया है मनी को, मतलब मनी को उसने लेंडर से, जो दे रहा था पैसा, उससे लिया है और उसने अपना क्या है फॉरगो, मतलब अपने कंजप्शन को क्या किया है, थोड़ा कम किया है, मतलब
उसने एक तरीके से कुछ अपने कंजप्शन को रोका है, तो उसने अपना इंटरेस्ट पे कर दिया। तो ये हो गया आपका बेस्ट डिफाइंड डेफिनेशन ऑफ इंटरेस्ट, यानी हम डॉलर अमाउंट पे करेंगे एज अ बोरोवर टू लेंडर टू फॉरगो प्रेजेंट कंजप्शन। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पीपल विथ मनी कैन आइदर स्पेंड इट और सेव इट। पीपल, अगर किसी के पास पैसा है तो वो या फिर स्पेंड करेगा या फिर सेव करेगा, इन ऑर्डर टू फॉरगो प्रेजेंट कंजप्शन। अपने प्रेजेंट कंजप्शन को वो क्या करके फॉरगो मतलब कि छोड़ करके, मतलब प्रेजेंट कंजप्शन को रोक करके वो क्या करेगा, या फिर उसको स्पेंड करेगा या फिर सेव करेगा। दिस पीपल नीड एन इंसेंटिव। हर सबको अपना इंसेंटिव चाहिए, यानी इंसेंटिव एज अ प्रॉफिट चाहिए। द मोर इंटरेस्ट दे कैन अर्न on their saving, the more incentive there is to save। यानी अगर जो पर्सन इंटरेस्ट, अगर मतलब उससे ज़्यादा इंटरेस्ट अर्न कर रहा है सेविंग करने पे, तो उसका क्या इंटेंशन ज़्यादा होगा कि वो सेव करे, यानी सेविंग पे ज़्यादा ध्यान दे। तो ये एक तरीके का एक्सप्लेनेशन हो गया, और इसमें ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, यानी डॉलर अमाउंट पेड बाय बोरोवर टू लेंडर टू फॉरगो प्रेजेंट कंजप्शन, यानी अपना प्रेजेंट कंजप्शन को छोड़ के वो क्या करता है, डॉलर अमाउंट को पेमेंट करता है। तो आपका ये ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेगन रिसेंटली बोरोड मनी टू परचेज एन ऑटोमोबाइल एट अ नॉमिनल इंटरेस्ट रेट 8%। आपका नॉमिनल इंटरेस्ट रेट 8% है, एंड इन्फ्लेशन रेट 6% पर ईयर। द रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द लोन, यानी हमें रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट को देखना है इसमें। तो हम देख लेंगे कि आपका पहला इसमें क्या क्या गिवन है, नॉमिनल गिवन है, और आपका इन्फ्लेशन रेट, यानी 8% में से हम क्या कर देंगे, 6% को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, 2% आपका आ जाएगा रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाई पेइंग बैक 8% ऑफ द लोन विद द डॉलर that have been deflated by 6%, the true cost of loan is only 2%। हमने पहले ही देख लिया था कि जो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, उसमें से हम क्या करते हैं, जो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसमें से हम इन्फ्लेशन रेट को माइनस कर देते हैं, तो हमारा वो क्या जाता है, रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इन फ्यूचर द प्राइजेस चेंज वर परफेक्टली anticipated by both borrowers and lenders. What would happen to real rate of interest in the future if the prices level change? Real rate of interest would be, तो इसमें जो आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट, नॉट चेंज, मतलब कोई चेंज नहीं आएगा, ना ही वो इंक्रीज होगा ना ही डिक्रीज होगा। अब हम देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। विद द फ्यूचर प्राइजेस द चेंज एग्जैक्टली एंटिसिपेटेड बाय द बोरोअर्स एंड लेंडर। इंटरेस्ट रेट वुड इंक्रीज एट द सेम लेवल एज प्राइस। जैसा प्राइस बढ़ेगा वैसे इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा, तो देयरफॉर द रियल इंटरेस्ट रेट वुड नॉट बी चेंज। आपका रियल इंटरेस्ट नहीं मतलब बढ़ेगा ना घटेगा, ठीक है। तो उसमें कोई भी चेंज हम नहीं देखेंगे, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। हम आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। द मिजरी इंडेक्स कंसिस्ट ऑफ, एक मिजरी इंडेक्स होता है वो किससे कंसिस्ट होता है वो देख लेते हैं। पहला ऑप्शन आपका है इंटरेस्ट रेट माइनस द अनएम्प्लॉयमेंट रेट। बी ऑप्शन आपका है अनएम्प्लॉयमेंट रेट माइनस इन्फ्लेशन रेट। सी ऑप्शन आपका है अनएम्प्लॉयमेंट रेट प्लस इन्फ्लेशन रेट, और डी आपका ऑप्शन है अनएम्प्लॉयमेंट रेट माइनस ग्रोथ रेट। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट में से हम इन्फ्लेशन रेट को माइनस कर देते हैं तो आपका माइजरी इंडेक्स आ जाता है। तो आप याद रखिएगा, अगर कहीं भी क्वेश्चन में माइजरी इंडेक्स आए तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है उसमें से हम अगर इन्फ्लेशन को क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है, माइजरी इंडेक्स आ जाता है। एक बार फिर से देख लीजिएगा, माइजरी इंडेक्स इक्वल्स टू अनएम्प्लॉयमेंट रेट प्लस इन्फ्लेशन रेट। ओके, तो इसका एक्सप्लेनेशन होगा बिकॉज पीपल आर एडवर्सली इफेक्टेड बाय इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट टू बी अफेक्टेड बोथ रिजल्ट रियल मिजरी। मतलब रियल मिजरी तो होगा ही, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, अगर इन्फ्लेशन होगा प्राइस राइज होगा तो लोग अनएम्प्लॉयड भी होंगे। तो जो मिजरी इंडेक्स होता है उसमें हम अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन रेट के बीच में रिलेशनशिप देखते हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट को किससे, इन्फ्लेशन रेट से प्लस कर देते हैं, तो हमारा मिजरी इंडेक्स जो होता है बनता है। तो ये ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब हम आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। द एडवांटेज रेट ऑफ इन्फ्लेशन ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930 was
जो आपका एवरेज रेट ऑफ इन्फ्लेशन था, सॉरी, एवरेज रेट ऑफ इन्फ्लेशन ड्यूरिंग ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930 वॉज, क्या आपका था इसमें, डी ऑप्शन करेक्ट है इसमें, प्राइस एक्चुअली डिक्लाइन, प्राइस डिक्लाइन कर गया था, वी एक्सपेक्टेड डिफ्लेशन नॉट इन्फ्लेशन, और हम उसमें सॉरी एक्सपीरियंस कर रहे थे डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन नहीं हम एक्सपीरियंस कर रहे थे। तो आपका जो उस समय मतलब जब 1930s में जो आपका इन्फ्लेशन आया था उस समय मतलब आपका जो एवरेज रेट ऑफ इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई नहीं था, ना मॉडरेट था, ना ज़ीरो था, और उस समय प्राइजेस क्या हुई, डिक्लाइन कर गई, और उस समय हम डिफ्लेशन जो होता है उसको एक्सपीरियंस कर रहे थे। इन्फ्लेशन रेट पीरियड टू वर्ल्ड वॉर सेकेंड वॉज नॉट ओनली लो बट ड्यूरिंग 1930 वी एक्चुअली एक्सपीरियंस सब्सटेंशियल डिफ्लेशन बिकॉज ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन। और आपका जब वर्ल्ड वॉर मतलब दूसरा जो द्वितीय विश्व युद्ध जब ख़त्म हुआ तो हमने उस समय मतलब इन्फ्लेशन रेट में कोई मतलब लो नहीं देखा, इन्फ्लेशन रेट कोई लो नहीं था, पर हमने ये देखा कि जो प्राइजेस है प्रोडक्ट के वो क्या है, कम है ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन 1930s में। तो इस वजह से हमने उस समय क्या देखा, एक तरीके का डिफ्लेशन देखा था। तो हमारा जो प्राइस क्या था, एक्चुअली डिक्लाइन कर गया था, और डिफ्लेशन हमारे इकोनॉमी में 1930s में था। तो ये आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट 17 के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इफ द CPI इज 220 1 year and 210 next year, the annual rate of inflation measured by the CPI is approximate, कितना होगा आपका, तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी -4.5% होगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, क्योंकि -4.5 कैसे आया। द रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज बिटवीन टू नंबर्स इज डिफरेंस between the two numbers divided by the original number. The difference between 210 and 220 is -10, क्योंकि आपका 220 में से 210 को घटाएंगे तो -10 आएगा। The -10 divided by 200 is equals to the 0.045 आया आपका, which is -4.5. The answer is negative number because the CPI has decreases in this example and not increased. तो इसमें हमने देखा कि जो 220 यानी पहले ईयर का जो दिया हुआ है और बाद का दिया हुआ है, तो 210 में से हम क्या करेंगे, 220 को माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आएगा, -10 आएगा। अब -10 को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 220 से, यानी 220 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो निगेटिव में आएगा पॉइंट आएगा वो 0.045 आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम देखेंगे कि -4.5 इज आपका CPI होगा, ठीक। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ द CPI इज 109 1 year, 112 नेक्स्ट ईयर, द एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज मेजर्ड बाय द CPI इज अप्रॉक्सीमेट। तो इसमें पहले ईयर का दिया हुआ है 109 और दूसरे ईयर का दिया हुआ है 112। तो हम देख लेते हैं, 109 में से 112 को माइनस कर देते हैं तो कितना आएगा हमारा, 3 आएगा, ओके। अब 3 को हम क्या करेंगे, 3 को डिवाइड कर देंगे 109 से, तो अप्रॉक्सीमेट 0.0275 आपका आंसर है, और इसको हम 2.75 भी लिख सकते हैं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कैटेगरी आर नॉट इंक्लूडेड इन अ कोर इन्फ्लेशन रेट पब्लिश्ड बाय द ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स। आपका जो कैटेगरी ऑफ जो इन्फ्लेशन है उसको ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स ने जो क्या है पब्लिश नहीं किया, तो इसमें आपका है ऑप्शन ए इज करेक्ट, फूड एंड एनर्जी, यानी ये इन्फ्लेशन कोर इन्फ्लेशन में ये नहीं आता है, फूड और एनर्जी में कोई कोर इन्फ्लेशन नहीं देखा जाता है। बाय एक्सक्लूडिंग फूड एंड एनर्जी, द टू कैटेगरीज विच इंक्रीजेज इन द प्राइस द मोस्ट, द गवर्नमेंट कैन पे आउट लेस टू सोशल सिक्योरिटी रिसिप्ट्स हुज पेमेंट इंक्रीजेज अलॉन्ग विद द कोर इन्फ्लेशन। इसको हम इंक्लूड कर दिया गया है इस कैटेगरी को, मतलब यानी फूड और एनर्जी को एक्सक्लूड कर दिया गया है। गवर्नमेंट जो होती है वो क्या करती है, कैन पे
आउट लेस टू द सोशल सिक्योरिटी, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट जो है लेस पे करती है और ये इंक्रीज करता है, इसका जो पेमेंट है वो इंक्रीज करता है कोर इन्फ्लेशन के साथ। तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कैटेगरी आर नॉट इंक्लूडेड इन द कोर इन्फ्लेशन रेट पब्लिश बाय द ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स। तो इसका हमने ऑप्शन ऑलरेडी देख लिया था कि आपका इसमें क्या एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, यह है फूड एंड एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी विच टाइप ऑफ इन्फ्लेशन इज इजीएस्ट टू फाइट। कौन सा इजी इन्फ्लेशन है जिसको हम फाइट कर सकते हैं, वो है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जो कि ईजीएस्ट टू फाइट है, मतलब हम इसको जल्दी से मतलब अपने इकोनॉमी में से हटा सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी वी हैव मोर कंट्रोल ओवर द डिमांड देन वी डू कॉस्ट्स, मतलब हमारा डिमांड पे ज़्यादा कंट्रोल होता है। ओके तो हम इससे मतलब ज़्यादा फाइट कर सकते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिएगा इसको ध्यान से। व्हाट इज़ द बेस्ट रेमेडी फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ कॉस्ट पुश टाइप ऑफ इन्फ्लेशन। अगर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन अगर इकोनॉमी में पाया जा रहा है तो इसके लिए क्या रेमेडी है, इसके लिए रेमेडी है डिक्रीज डिमांड, डिमांड को क्या करें घटा दिया जाए, तो हमारा जो क्या है आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं बाय गिविंग बिजनेसेस एन इंसेंटिव टू लोअर देयर कॉस्ट, द एग्रीगेट सप्लाई कर्व कैन शिफ्ट टू लेफ्ट दस ड्राइविंग प्राइस डाउन एंड क्वांटिटी अप। यानी जो अगर हम बिजनेसेस को इंसेंटिव्स दे रहे हैं तो वो लोग क्या करेंगे, सप्लाई को बढ़ा देंगे, जिससे कि हमारा जो प्राइस होगा वो घट जाएगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी का डिमांड नहीं करेंगे, तो हमारा क्या होगा, डिमांड डिक्रीज कर जाएगा। तो ये एक रेमेडी है। हु कैन कॉज डीप रूट लॉन्ग लास्टिंग इन्फ्लेशन, कौन कॉज करता है डीप रूट लॉन्ग लास्टिंग इन्फ्लेशन को। पहला है आपका बिजनेसेस, दूसरा है कंज्यूमर्स, तीसरा है फेडरल गवर्नमेंट और फेडरल रिजर्व। तो जो आपका फेडरल रिजर्व है वो आपका क्या होता है, ये डीप रूटेड लॉन्ग लास्टिंग इन्फ्लेशन को क्रिएट करता है। ओनली फेडरल कैन इंक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी, मनी सप्लाई को जो फेडरल रिजर्व होता है, यानी जैसे हमारे इंडिया में क्या है आरबीआई है, वो हमारे मनी को क्या कर सकता है, मनी की सप्लाई को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है। तो जो अगर मान लो कि आपका जो फेडरल रिजर्व यानी आरबीआई है मनी की सप्लाई को बढ़ा देता है, घटा देता है, इंक्रीज कर देता है, तो हमारा जो है कहीं ना कहीं क्या होगा, हमारे कंट्री में इन्फ्लेशन आने की मतलब एक तरीके से संभावना हो सकती है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्योंकि ये कॉज कर सकता है डीप रूटेड लॉन्ग लास्टिंग इन्फ्लेशन को। ओनली द फेड कैन इंक्रीज द मनी सप्लाई मोर देन वी इंक्रीज द गुड्स एंड सर्विसेज। मनी सप्लाई को इतना इंक्रीज कर सकता है कि जितना हम गुड एंड सर्विसेज को नहीं मतलब सप्लाई कर सकते। तो इस वजह से लॉन्ग लास्टिंग हमारा इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाएगा इकोनॉमी में। विच इज़ द बेस्ट वे टू हैव हेल्थी ग्रोइंग इकोनॉमी विद अ लो रेट ऑफ इन्फ्लेशन ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कौन सा बेस्ट वे है कि हमारे कंट्री में जो इकोनॉमी हमारी हो वो क्या हो, लॉन्ग लास्टिंग अच्छी हो विदाउट लॉन्ग पीरियड टाइम ऑफ इन्फ्लेशन, मतलब उसमें कोई भी इन्फ्लेशन ना हो। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अगर हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देंगे यानी हमारी प्राइसेस क्या होगी, लोअर होगी, और हमारा बाइंग पावर क्या होगा, ज़्यादा होगा, और एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो हमारे कंट्री में कम इन्फ्लेशन देखा जाएगा और लॉन्ग पीरियड के लिए भी नहीं देखा जाएगा। तो और हमारी कंट्री कैसी होगी, हमारी इकोनॉमी कैसी होगी, हेल्दी ग्रोइंग इकोनॉमी भी होगी। तो हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट। मोनेटाइज एंड फेडरल डेप्ट ये नहीं होगा, और आपका क्या होगा, द ग्रेटर सेंट्रलाइज पावर इन द हैंड्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये आपका वीडियो का एंड है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड विद द ऑप्ट्यूज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।